हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ डिवाइन लैंग्वेज। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का PYQ सीरीज, जहां पर हम कॉन्सेप्ट के साथ PYQ भी हम आपको डिलीवर करवाएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जो है आपका रियल नंबर। इसमें हमारे, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो टोटल 2 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा, जिसमें से पहला है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो भी आपका कंपोजिट नंबर होता है, 2 तरह के नंबर होता है, आपको पता है ना आप सबको, कंपोजिट नंबर और होता है एक आपका प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। जिस तरह से ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप नंबर देखें इन सबको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और ये देखिए, ये होता है आपका प्राइम नंबर 1, ये नहीं आपका कंपोजिट नंबर 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इस तरह के जो नंबर आपको मिलते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली देखकर ही इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओगे कि 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको 2 into 2 लिख सकता हूँ, है ना। ये किसी न किसी का ये फैक्टर है। 10 भी किसी न किसी का फैक्टर है, 12 18 20। लेकिन यहाँ पर आप नंबर को देखिए 1 2 3 5 7, ये किसी के टेबल में नहीं आते, ये खुद के टेबल में ही आता है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, जिनका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिनका फैक्टर हम नहीं कर सकते वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। और ये आपके कंपोजिट नंबर, क्योंकि मैं इनका फैक्टर कर सकता हूँ। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 5। तो बस ये है आपका कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। इसी 2 नंबर के बीच में एक रिलेशन होती है, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से पढ़ते हैं। तो क्या है वो रिलेशन, हम इस चैप्टर में यही चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है वो रिलेशन। तो इस रिलेशन को देखने के लिए पहले पेन को कर लेते हैं पतला, उसके बाद आते हैं रिलेशन पे। जैसे मान लें मेरे पास एक नंबर है कंपोजिट नंबर, पेन भी ओके, हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर पे। तो जैसे मान लेते हैं मैंने कंपोजिट नंबर ले लिया 24। अब 24 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो आपको पता है कि मैं इसका फैक्टर बना सकता हूं। 2 से बन गया 12, 2 से बन गया 6, 2 से बन गया 3 से बन गया 1। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टर। जब आप 24 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। अब देखिए ये है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। और ये जितने भी फैक्टर आप देख रहे हैं इसके, ये क्या है, इसके ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि बाय इटसेल्फ ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, खुद के टेबल में ही रहते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो इन्हीं रिलेशन को कैच करता है। वो ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर में उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 24 को देखिए, 24 को मैं 2 into 12 भी लिख सकता हूँ, हाँ। मैं चाहूँ तो 24 को मैं 8 into 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि 12 हो या 8 हो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलूंगा। हाँ, इसको फैक्टराइजेशन जरूर बोल सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या स्पेशलिटी है, इसको मैं बोल सकता हूँ प्राइम। यहाँ पर जो नंबर आपके पास, इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टर किया है, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज हो रखा है। ये है बस यहाँ पर फर्क कि जब मैं नंबर को प्राइम फैक्टराइज करता हूँ, और जितने भी नंबर यहाँ पर आए हैं जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखिए जितने भी नंबर, ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो जब मैं किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो जो नंबर आए हैं फैक्टराइज करके, नंबर वही होंगे, ठीक है, यूनिक होगा ये फैक्टर। बस हो सकता है कि मैं इसको ऑर्डर में चेंज कर दूं, है ना। लेकिन जो जो नंबर आया 24 को फैक्टर करने में मेरे पास 3 2 आया है और 1 3 आया है, तो मैं किसी भी तरह से इसका प्राइम फैक्टर करूं, मेरे पास ओवरऑल 3 2 मिलेगा और 1 3 मिलेगा, ठीक। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं कि जब मैं 24 का फैक्टर बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं 24 का फैक्टर बनाऊंगा, ये 24 है, मैं इसको यही लिखूंगा 2 into 2 into 3 into 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 into 3 into 2 into 2, या फिर मैं ऐसे लिखूं इसको 3 into 2 into 2 into 2। अब देखिए यहाँ पर भी जब सारे नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया आपका, ऐसे ही यहाँ पर ये, ऐसे ही यहाँ पर ये। अब देखिए ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन है ये वाला, इसको ऑब्जर्व करें और इसको भी कर ही लेते हैं, और ये फालतू का है इसको निकाल लेते हैं, ठीक। तो अब जरा देखिए यहाँ पर आप गौर करें तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट, हाँ। तो यहाँ पर जब मैंने 24 का मैंने फैक्टर किया तो आप देखिए क्या नंबर आया, 2 आ गया, 2 आया, 2 आया और 3 आया।
ठीक है, मैंने 2 को पहले लिखा सबको, बाद में 3 लिखा। 2 2 4 2 8 3 24 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2 2 4 4 3 12 12 2 24, यहाँ पर भी 24 मुझे मिल रहा है। 2 3 6 6 2 12 12 2 24, यहाँ पर 3 2 6 6 2 12 12 2 24। अब देखिए हुआ क्या है, जो फैक्टर इसके बन रहे थे यहाँ पर 3 2 और 1 1 बना था, यहाँ पर भी वही बना, यहाँ पर भी वही बना, यहाँ पर भी वही बना। बट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर में चेंज करने से ऐसा कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं वैल्यू पे। यही कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जब भी किसी कंपोजिट नंबर का, जो कि ये है आपका यहाँ पर 24, जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो जो नंबर फैक्टर के तौर पर आए हैं, प्राइम फैक्टर के तौर पर आए, वो नंबर यूनिक होगा, ठीक है। बट यह हो सकता है कि आप उसके ऑर्डर में चेंज कर दो कि भाई 2 को पहले लिख दो, 3 को बाद में लिख दो। जैसे यहाँ पर मैं 3 को बाद में लिखा, यहाँ पर 3 को पहले लिखा, यहाँ पर और पहले लिख दिया, यहाँ पर और ज्यादा पहले लिख दिया, यहाँ पर 2 को बाद में लिखा, यहाँ पर 2 को पहले लिख दिया। बस आप ये कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ये कहता है। सिंपल से रूल है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसके बेस पर हमारे पास 2 रूल आते हैं और हम देखते हैं क्या रूल आता है वो, कि भाई किस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं और किस तरह से किसी नंबर का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इस थ्योरम के बेस पर हम निकाल सकते हैं। देखिए वो कैसे। जैसे मान ले मेरे पास 2 नंबर है, 2 नंबर है मेरे पास, एक है मेरे पास 8 और एक है मेरे पास 12, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि इन सब का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ। क्या करूँ मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। प्राइम फैक्टराइजेशन वही चीज है, बट वहां पर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में रिलेशन क्या है। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हम सिंपली कर बैठते हैं। जैसे 8 है मेरे पास, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, और मैं इसको चाहूँ तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 × 4 3 × 12, और चाहूँ तो मैं इसको 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर है, मैं इनका एलसीएम भी निकाल सकता हूँ, एलसीएम ऑफ 8 and 12, और मैं निकाल सकता हूँ एचसीएफ ऑफ 8 and 12 दोनों। तो कैसे निकालेंगे दोनों को? निकालने का तरीका वो सिंपल है। तरीका क्या है, यहाँ पर बस 8 है, वो है 2 की पावर 8, ठीक है, और जो मेरे पास 12 है वो है 2 की पावर 4 × 3। तो इनका जब मैं एलसीएम इनका जब मैं एचसीएफ निकालूंगा, इनका जो 2 नंबर आए मेरे पास, इनका जो आप देख सकते हैं जो कॉमन फैक्टर क्या है 2, दोनों जगह पर कॉमन है। कॉमन फैक्टर दोनों जगह पर क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ये तो पावर है ना, 3 और 2, ये तो अलग चीज है। मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2। कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है। इस वाले में 3 और इस वाले में 3 नहीं है। ये पावर तो अलग चीज है, ठीक है। पावर का इससे कोई खेल नहीं है। पावर मैंने वैसे ही बस कंटेंस करके लिखने के लिए लिखा है। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो भी कॉमन फैक्टर है इनके बीच में, कॉमन फैक्टर क्या 2, और उसमें से भी वो वाला कॉमन फैक्टर जिसका पावर लीस्ट है, तो लीस्ट पावर कॉमन फैक्टर 2 है, उसमें से लीस्ट पावर किसका है, नीचे वाले का, जो कि 2 की पावर 2, वो नंबर हो जाएगा इन दोनों नंबर का एचसीएफ। इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो गया 2 की पावर 2, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन फैक्टर है, और जिसका पावर हाईएस्ट है वो, और जो फैक्टर नहीं है वो उसको भी ले आओ। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, 2 कॉमन है, इसका हाईएस्ट पावर ये है, ये आ गया, और जो फैक्टर के अंदर नहीं भी वो ये है, ये भी आ गया। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो एलसीएम है वो एचसीएफ है वो हो गया 4, और इसका जो एचसीएफ है वो हो गया है 24, ठीक है। तो वो इतना ही सिंपल है, इसी का एलसीएम एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको पीवाईक्यू बेस पर करवाता हूँ कि इस बेस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरे पास लेट्स से कॉन्सेप्ट ये पहले लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन के तौर पर 24 and 36, और एक क्वेश्चन है सिंपल कॉन्सेप्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 24 36 एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, एक क्वेश्चन मेरे पास लेट्स से 42 and 18। तो मैं 24 का पहले फैक्टर बनाऊंगा। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या तरीका है, इस तरह से। और ये किस टाइप का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। 2 12 2, ठीक है, 6 2 3 3 1, ठीक है, बन गया। तो 24 का जो फैक्टर बना है वो क्या बना है, 24 का फैक्टर जो आप बना रहे हो वो क्या बना है, 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह से जब मैं 36 का बनाऊंगा, 36 का क्या बनेगा, मैं इसको 2 से करूंगा तो 18 बनेगा, मैं 2 से करूंगा तो 9 बनेगा, फिर यहाँ पर 3 और 3 का बन जाएगा। यहाँ पर देख ले 36 का जो फैक्टर बना वो क्या बना, 2 × 2 3 × 3, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको और कंडेंस करके लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2 × में
नो सॉरी 2 की पावर 2 नहीं, यहाँ पर 3 है ना? यहाँ पर जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इतना हो गया। तो अब वही रूल लगा देना यहाँ पर। अगर मुझे इनके HCF निकालना है, HCF ऑफ 24,36, तो क्या करना है, तो जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पर देखिए, कॉमन फैक्टर 2 भी है, ऊपर नीचे 2 है और नीचे ऊपर नीचे 3 भी है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 भी है और 3 भी है। तो क्या करना है, तो जो भी कॉमन फैक्टर है दोनों में और जिसका पावर लीस्ट है वो नंबर ले आए। जैसे देखिए दोनों में 2 फैक्टर है, लेकिन लीस्ट पावर किसका है, ये 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 आ गया। इनटू में 3 भी कॉमन है, लेकिन लीस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 1। इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा इसका HCF। कितना हो जाएगा, 2 टू 4 3 जा 12 हो गया इसका HCF। ठीक है, अब मुझे अगर इसका LCM निकालना हो इसका 24 एंड 36 का, तो क्या करूंगा, कॉमन फैक्टर जो है उसमें से जो हाईएस्ट पावर है कॉमन फैक्टर का वो ले लो। जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 हो गया और यहाँ पर 3 टू द पावर 2, ये हो गया 8, ये हो गया 9, यहाँ पर हो गया मेरा 72। ठीक है, सिंपल, इतना ही सिंपल है। जी हाँ, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ ताकि अगर अभी कोई कुछ बच गया है तो कंफ्यूजन अभी भी है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सारी क्वेश्चन उठा देता हूँ मैं। क्लियर हो गया ये पूरे तरह से। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, 42 का प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, तो 42 किसके बराबर होता है, 21 टू जब 42 हो जाएगा, इसका फैक्टर बनाऊंगा कितना बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 बनेगा। आप करके देख सकते हैं, 7 या 21, 7 3 21, 21 2 या 42। अब 18 का कैसे बनेगा, 18 होता है 9 2 18, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 3 3 9 2 18। मैं इसको चाहूँ तो कंडेंस करके भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाला तो लिखा नहीं जाएगा कंडेंस करके, है ना, क्योंकि वो पहले से ही कंडेंस, ज़्यादा कोई रिपीटेशन है नहीं। बट नीचे वाले, हाँ, बट जो नीचे वाले को मैं कंडेंस करके लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अब मुझे अगर इनके HCF निकालना है, HCF ऑफ 42 और 18, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जैसे कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है और 3 है, उसमें से जो लीस्ट पावर है उन कॉमन फैक्टर का वो ले आओ। यहाँ पे देखिए 2 की पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो भाई लीस्ट भी 1 ही है और हाईएस्ट भी 1 ही होगा यहाँ पर, है ना। अगर मैं यस कोई कंपैरिजन तो है नहीं, लीस्ट भी 1 है और हाईएस्ट भी 1 ही हो जाएगा, फिर इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, यहाँ से एक आ गया 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर इस जगह पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैं 3 ले आता हूँ, तो HCF हो गया इसका 6। ठीक है, इसी तरह से मुझे LCM ऑफ 42, 18 निकालना है, तो क्या करूँगा, जो हाईएस्ट पावर है, तो 2 में हाईएस्ट पावर भी 1 है और 3 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया और 3 टू द पावर 2 आ गया। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन नहीं भी होता वो भी ले आते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको भी रख लेते हैं, जैसे 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बट ये भी आ जाएगा। इसको करूँगा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 7, तो कितना हो गया, 9 7 जा 63, 63 टू या 126 आई थिंक। जी हाँ, ये हो गया इसका LCM। तो सिंपल सा इस तरह से ही आपको LCM और HCF निकालना है। तो मैं आपको कुछ PYQ करवाता हूँ जो इस चैप्टर के बेस पर आया है, तो मैं करवाता हूँ। जैसे ठीक है, चलें कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो PYQ है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपने सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द HCF, यस व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कब आया था, 2018 में पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं प्राइम नंबर, किसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगर बात करूँ मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है बताना जरा आप। जी हाँ, आपने सही पकड़ा 2। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, जी हाँ 4 बोला आपने, जी हाँ 4 ठीक है। इन दोनों के HCF निकालना है, इनका पहले फैक्टर बना लेते हैं। इनका पहले फैक्टर बना, 1 मार्क में है, 1 मार्क में आपने इतना नहीं करना, बस आप एक बार अपनी भी कर सकते हो अगर टिक लगाना हो तो, बट मैं यहाँ पर प्रॉपर तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस पता हो कि अगर क्वेश्चन लंबा भी हो तो कैसे करना है। अब क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 और 4 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2। ठीक है, HCF ऑफ 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं HCF कि जो भी कॉमन फैक्टर उसका लीस्ट पावर वाला जो कंपोनेंट है वो ले लेना है आपने। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 2, वहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ पर लिस्ट पावर 1 है, तो वो वाला फैक्टर वो वाला कंपोनेंट आ जाएगा, तो इसका HCF हो गया 2। ये आपका आंसर, बोर्ड मिल गया आपको 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर आपने मिल गया।
और भी क्वेश्चन है जो इससे कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो मैं आपको वो भी करवाता हूँ। जैसे इसको मैं कैसे करूंगा, द HCF एंड LCM ऑफ these three numbers 12, 15 and 2 respectively are। तो कैसे करें हम इनका HCF निकालना, क्या करेंगे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 into 2 क्या हो गया, ठीक है 2 into 2 into 3, ठीक है ये हो गया। इसी तरह से 15 का मैं करूंगा 3 into 5, इस तरह से मैं 2 का करूंगा 2। अब बताए मुझे निकालने क्या है इनके HCF, ठीक है HCF ऑफ 12, 15 and 2 क्या आएगा। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर देखिए तीनों में क्या कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर तो तीनों में कुछ है ही नहीं, तीनों में तो कुछ है ही नहीं कॉमन फैक्टर। जी हाँ, तो इसका HCF क्या होगा। अच्छा देखिए, जिसका कोई सा भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, जिसका कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका कॉमन फैक्टर 1 तो होगा, 1 हर जगह पर है ना। तो जहां पर आपको कोई सा भी कॉमन फैक्टर नजर ना आए, तो वहां पर आपका तो वहां पर जो आपका HCF होता है वो हो जाता है 1, जिसका HCF तो हो गया 1। LCM क्या होता है, LCM ऑफ 12, 15 and 2। LCM क्या होता है, LCM क्या होता है कि जो भी आपका हाईएस्ट पावर है वो ले ले, और जो कॉमन फैक्टर के अंदर नहीं आ रहा वो भी ले ले। यहाँ पर बताए कॉमन फैक्टर में कुछ है भी, यहाँ पर 2 यहाँ पर है तो इसके पास से नहीं है, तो कॉमन फैक्टर में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर सारे ही कौन से जो कॉमन नहीं है यहाँ पर सारे आ जाएंगे। फिर एक तरह से आपका LCM, एक बार में सोचे मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई सा तो फैक्टर है नहीं तीनों में, जब कोई सा भी फैक्टर नहीं है तो भाई LCM में क्या करते हैं, जो फैक्टर होता है उसको लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है फैक्टर के तौर पर उसको भी हम लेते हैं। तो यहाँ पर कोई फैक्टर तो है नहीं, वो तो हमने नहीं लिया क्योंकि था ही नहीं लेने को। तो उसके बाद क्या होता है LCM में कि भाई जो फैक्टर नहीं है, जो कॉमन नहीं है फैक्टर, सब में फैक्टर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 सबके पास नहीं है, 2 सबके पास नहीं है, 3 सबके पास नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो LCM में वही करते हैं कि एक तो हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं हाईएस्ट पावर के साथ, और जो कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो भी हम रख लेते हैं। तो जो यहाँ पर तो सारे ही नंबर ऐसे जो कॉमन फैक्टर नहीं है तो सबको हमने रख लिया, तो मल्टीप्लाई करोगे इन सबको तो आपको मिल जाएगा इस नंबर का LCM। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इन एग्जाम्स में। तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, जैसे देख ले व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। अब ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। यहाँ पे देखिए जब भी आपको कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई यहाँ पर कुछ ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, इस तरह का टर्म देखिए आपको लिखा हुआ ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जर, इस तरह लार्जेस्ट या लार्जेस्ट, इस तरह के वर्ड आपको अगर दिख जाए क्वेश्चन में, आपने करना क्या होता है उस नंबर का निकालना होता है HCF। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। इन दोनों ही डिस्टेंस को 95 मीटर एंड 171 मीटर को वो कौन सा ग्रेटेस्ट स्पीड है जिससे कि वो गर्ल जो है अगर रन करे, स्पीड ओके वॉक करे तो एग्जैक्ट नंबर में दोनों ही कवर अप हो जाएंगे। बताए वो कौन सा स्पीड। तो जब भी आपको इस तरह का वर्ड दिखे, जैसे ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, लार्जेस्ट, जैसे यहाँ पर आपको दिख गया, तो आपने करना क्या होता है, इस तरह के नंबर का निकालना होता है HCF। अगर वहीं पर अगर ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट लिखा हो, मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखा हो, हाईएस्ट की जगह पर स्लोएस्ट लिखा हो, इस तरह से कुछ लार्जेस्ट की जगह पर स्मॉलेस्ट लिखा हो, तो वहाँ पर आपने क्या करना होगा, फिर वहाँ पर आपने फिर नंबर का निकालना होता है LCM। जब ये दिख जाए तो आपने निकालना होता है HCF, और जब इसका ऑपोजिट दिखे तो निकालना होता है आपको LCM, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 95 और 171 का निकालूंगा HCF। तो फैक्टर करूंगा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 95 ये फैक्टर बन जाएगा, और 171 का फैक्टर बन जाएगा 99 जो 171 होता है, ठीक है। HCF ऑफ 95 एंड 171 तो क्या आएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। आप तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से 19 आ गया, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर वो 19 है और जो लीस्ट पावर वो 1, इस तरह से हो गया। और हाईएस्ट पावर भी 1 है, अगर LCM निकालना होता तो यहाँ से आपको मिलेगा एक नंबर।
इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, 3 alarms clock rings their alarm at regular intervals of 20 minute, 25 minute and 30 minute। 3 अलार्म है जो कि एक 20 मिनट के इंटरवल पे रिंग करते हैं, एक 25 मिनट के इंटरवल पर और एक 30 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है। ओके, इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर, एक ऐसा वक्त आए कि भाई तीनों जो है ना एक साथ बीप हुए हैं। ये देखिए पहले वाले का क्या था, 20-20 मिनट पे बीप होता था, 25-25 मिनट पे बीप होता था, ये 30-30 मिनट पे बीप होता था, तो सबका अलग अलग टाइम इंटरवल था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा कि जहाँ पर तीनों ही, पहला अलार्म दूसरा तीसरा, साथ में बीप करते हैं। ओके, इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, वो 12 बजे बीप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने बताना है कि एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कौन सा टाइम है इसके बाद जहाँ पर ये तीनों साथ में बीप करेंगे, ठीक है। 12 नून पर ये साथ में बीप करते हैं, तो अगला वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पर ये साथ में बीप करेंगे। तो क्या करना आपने, ये आपने निकालना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जहाँ पर भी बहुत सारी चीज अलग अलग टाइम पर हो रहा है और मुझे जानना है कि वो साथ में कब होगा, जैसे यहाँ पर जानने के साथ में दोबारा कब बीप करेगा, तो इस तरीके जब भी कोई चीज मिले तो आपने निकालना होता है एलसीएम, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के तो आपको आइडिया मिल जाएंगे कि क्यों हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। इनका निकालना मुझे एलसीएम तो 20 का फैक्टर बनाना पड़ेगा, 2 into 5 बन जाएगा। 25 का बनाना पड़ेगा तो बनेगा 5 into 5। इसी तरह से 30 का बनाना पड़ेगा तो 2 into 3 into 2 into 5, ठीक है, बन गया। ये ज़्यादा हो गया, आई थिंक ठीक है। 3 to 6, नो ये फैक्टर ठीक नहीं बना। 15 2 जब 30 होता है तो 15 2 जब 2, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 5। इसको मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ 2 to the power 2, 5 to the power 1। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 to the power 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 5। मुझे क्या निकालना है, इनका निकालना है एलसीएम, तब जाकर मुझे मिलेगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है वो तो हम रखते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या 5 5 5 5 तीनों जगह पर है, उसका हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 2, एक ये आ गया, ठीक है। इन तीनों में से हमारा ये आ गया। और अब जो फैक्टर नहीं है वो सब भी ले ले, जैसे 2 to the power 2 फैक्टर नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, कितना आ गया 5 5 25, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, ये हो गया 6। तो 5 25 4 100 into 6 हो गया 600 मिनट। यानी कि 12 बजे पहली बार बीप हुआ था, उसके 600 मिनट बाद दोबारा साथ में बीप करेंगे। 600 मिनट कितना हो गया, घंटे में करूंगा तो ये हो गया आपका 10 आवर। इससे 10 घंटे बाद करेगा तो 12 नून पे हुआ था, इससे 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा, ओ भाई नाइट को 10 बजे ये दोबारा साथ में बीप करेंगे। 10 बजे रात में दोबारा नाइट में बीप करेंगे, ठीक है। ये आपने करना होता है। बस मैंने क्या किया, 12 बजे ये एक बार साथ में बीप हुआ था, तो इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम ये है, इन तीनों नंबर का एलसीएम आपको बताएगा कि साथ में कब बीप करेंगे। तो कब करेंगे, 10-10 घंटे के इंटरवल पे ये, ठीक है। 10-10 घंटे के इंटरवल पर ये जो है ना साथ में बीप करेंगे तीनों। ये तो अपना करेगा 25 पे, 20 पे, 25 पे, 30, ये तो अपने करते जाएंगे। लेकिन 10 घंटे जैसे ही होगा वहां पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि तीनों ही घड़ी साथ में बीप करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम सबको पता लगता है कि भाई इनमें क्या कॉमन है, क्या पैटर्न है, यानी कि कब ये दोनों साथ में आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको एलसीएम बताता है। तो 10-10 घंटे के इंटरवल पर ऐसा होगा। फिर 10 घंटे बाद बीप करेंगे ये, जैसे 12 नून पर साथ में बीप हुआ था, फिर 10 घंटे बाद बीप हुआ, फिर 10 घंटे दोबारा बाद बीप करेगा, फिर 10 घंटे बाद साथ में बीप करेंगे 10-10 घंटे बाद। ये होता है एलसीएम के खेल। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है कि भाई बताओ, ये इतना एचसीएफ नहीं बोलता, ये एचसीएफ बोलता है कि सिंपल सा वो कौन सा एक ऐसा नंबर है कि जिस पर ये होता है आपका एलसीएम, और इस तरह से बिहेव करता है मैथमेटिक्स एलसीएम के बेस पर। अगर आप एलसीएम को रियल लाइफ में लगाते हो तो बहुत अच्छी पैटर्न्स आपको नजर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा खत्म कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, और जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट, नया नहीं है बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन सेंस कि आप उसको दिमाग में रखें और टफ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है ए और बी, अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ ए बी का और एलसीएम निकालता हूँ ए और बी का, अगर मैं इन दोनों नंबर के एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो ओरिजिनल नंबर है उसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास नंबर 4 है और मेरे पास नंबर 2 है, 2 और 4 है, ठीक है। इन दोनों नंबर को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा,
जब मैं इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूंगा वो भी 80 आएगा। ये है ये रिलेशन, ठीक है। HCF ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर। अच्छा, ये रूल जो है ना 3 नंबर के लिए लागू नहीं होता है, ये 2 नंबर के लिए ये रूल लागू होता है इजीली, 3 नंबर के लिए नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये बात वैलिड है। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला एग्जाम्पल 4 और 2। 4 को मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 2 की पावर 2 बनेगा, 2 का फैक्टर बनाऊंगा तो 2 बनेगा। इनका एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ 4, 2 तो क्या बनेगा, हाईएस्ट पावर क्या 2 की पावर 2 जो हो गया मेरा 4। HCF निकालूंगा तो HCF क्या आएगा 4 और 2 का लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो हो गया 2, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं इनके एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि 4 एलसीएम और HCF को 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आ गया, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा a इंटू b को तो वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, वो क्या आ गया मेरा 8 है ना। तो नंबर 8 था, ये नंबर 3। ये बस सिंपल से रूल है। इसके बेस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीबीएसई ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। ज़्यादा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है तो ज़्यादा समझ देना फालतू का काम हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ इसके बेस पर, फाइंड द बनाना, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 2। फिर बनाना मुझे 190 का। 190 कैसे बन जाएगा, 190 का बनाने के लिए आपको चाहिए 19 से बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका 10, फिर 2 इंटू 5 तो बन गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 19, और ये 10 प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये फैक्टर गलत हो गया। आप 100 का फैक्टर बनाओगे तो आपको मिलेगा, आप 100 का फैक्टर बनाओगे, आप 100 का फैक्टर बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा 2 से करो, चलो 5 से करते, पहले 5 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 20, फिर 5 से करोगे तो मिल जाएगा आपको 4, फिर 2 इंटू 2, ये बनेगा 2 की पावर 2, यहाँ पर बनेगा 5 की पावर 2। यहाँ पर मैं अगर एलसीएम निकालूँ दोनों का, एलसीएम ऑफ 100 एंड 190 तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर हो जाएगा जो हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो, और जो कॉमन फैक्टर में है वो। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट फैक्टर, तो फैक्टर के हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू में 90, ठीक है। अगर ये पर मैं इनके HCF निकालना चाहूँ 100, 190 का, यहाँ पर क्या निकलेगा लीस्ट पावर जो कि 2 और 5, ये हो गया 10, और इसको मैं करना चाहूँ, ठीक है, तो इसका HCF हो गया 10, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या है, रूल किस तरह से वर्क करता है। तो HCF of 100 190 into LCM of 100 190 is equal to 100 into 90 190, यही होना था ना जी हाँ। अब देखिए HCF क्या आ गया नंबर का 10 और LCM कितना आ गया 1900, और इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा 1900, और इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा 1900, दोनों तरफ आ गए हैं आपके इक्वल। तो ये हर वक्त आपका वैलिड होगा अगर मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। इसके साथ होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट खत्म, और अब हम आ जाते हैं कि इररेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करें, ठीक है। इररेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करें, तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी आपने बातें सुनी है और कॉपी कलम निकाल के रखना है और सिंपली आप कर पाओगे। इसके लिए आपको ना 2 कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, 2 कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है आपका को प्राइम का, जिसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म भी बचपन में निकाल करते थे, किसी फैक्टर को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, एक ये है। दूसरा होता है कि अगर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट नो थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे तो आसानी से आपको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझ आ जाना चाहिए, जैसे कि 4/8 लिखता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि 1/2 के बराबर है, तो ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपको कोई नंबर मिले, जब भी आपको कोई फैक्टर मिले तो आपको उस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ यानी कि अब मैं इसको ज़्यादा और कुछ उतार नहीं सकता हूँ, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 2 नंबर का ऊपर नीचे देखो तो कोई फैक्टर है ही नहीं, फैक्टर किसका है सिर्फ 1, इसीलिए हम इन नंबर को बोलते हैं 1 and 2 जो है वो को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम का मतलब जिसका फैक्टर 1 होता है, आप ये बोल सकते हो सिंपल टर्म, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर कोई नंबर ऐसा है जो इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, मान ले कोई नंबर है x, वो p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर पक्का p को भी डिवाइड कर देगा, तो दोनों ही डिविजिबल हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मान ले मेरे पास एक नंबर 3, और ये 3 जो है मान लेते हैं कि ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है 3,
ये 3 जो है फिर 9 को भी डिवाइड कर देगा। पहले तो मान लेते हैं कि भाई 9 के स्क्वायर भी डिवाइड कर पा रहा नहीं कर पा रहा, 9 के स्क्वायर हो जाता है 81 या फिर 9 × 9 ये हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये हो गया डिवाइड कर दिया। तो जब ये 3 एक ऐसा नंबर जो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इतना नंबर आ रहा है, ये 9 को भी डिवाइड कर देगा। बस ये सिंपल से रूल आपने ध्यान रखना होता 2, और उसके बाद आप किसी भी नंबर को प्रूफ कर सकते हो कि ये इर्रेशनल है या नहीं। इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हो और रैशनल भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है a, तो ये p को भी डिवाइड करेगा। इफ a डिवाइड्स b स्क्वायर इट मींस a डिवाइड्स b, ठीक है। इसी बेस पर हम प्रूफ करते हैं एक क्वेश्चन को। जैसे मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि जो √2 है मेरा, जो मेरा √2 है उसको मैं इर्रेशनल प्रूफ करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रूफ √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो मेथड देख ले क्या है मेथड, इसको सॉल्व करने का मेथड जो बहुत ही सिंपल सा मेथड आप देख लें। जैसे क्या है, पहले तो आप इसको अज्यूम कर लोगे कि एक रैशनल है। लेट अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। मैंने इसको माने रैशनल नंबर। अब आप सबको पता है जब मैं किसी नंबर को रैशनल मानूंगा तो उसको मैं p/q के फॉर्म में लिखूंगा, जहाँ पर p एंड q क्या होगा? को-प्राइम, यानी कि इन दोनों का कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना 1 और 2 का कोई फैक्टर है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। जी हाँ, ये दोनों को-प्राइम है और जो q है आपका नीचे वाला को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, पहली बात ये होगी। अब मैं लेट से क्या कर देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? q √2p हो गया, इतना इक्वेशन हो गया। अब मैं इनकी ना स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से मुझे मिलेगा 2q² p²। ठीक है, अब जरा देखिए ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि p² को 2 डिवाइड कर रहा है, ये है ना, p² को 2 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर आप जरा गौर से देखिए, देखने वाली बात है ये, वो भी गौर से, ओके। काफी कॉन्सेप्ट समझ आने वाले, लेकिन यहाँ पर मिस हो सकता है, क्या आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। क्या यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा, क्या लग रहा है यहाँ से पता, कि जो 2 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि if 2 डिवाइड्स p², यानी कि फिर क्या कह रहा है 2 डिवाइड्स p, ठीक है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। मैं चाहूँ इसको दोबारा यहाँ से हटा के ऐसे ही लिख सकता हूँ, है ना। ये बात क्लियर आपको? यहाँ से मैं ये बात हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। जब ये बात प्रूफ हो गई तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है, 2 p को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का जो p है वो कोई 2 का मल्टीपल होगा। अगर 4 को 2 डिवाइड कर पा रहा है तो पक्का 4 क्या है? 2 का ही मल्टीपल है ना, तभी तो कर पा रहा है। वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर 2 p² को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो p है वो खुद एक 2 का मल्टीपल होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम p इज इक्वल टू 2r। भाई p जो है वो खुद एक 2 का मल्टीपल होगा r का। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2q² है और इसके जगह पर 2r के स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, p सॉल्व करोगे आपको बनेगा 2p² 4r²। इसको सॉल्व करने से आपका सॉरी q है, आपको मिलेगा q² इक्वल में 2r²। इतना है, इतना हो गया। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ गई, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो यहाँ से देखिए एक बात और रिजल्ट निकल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ 2r² इक्वल टू q², यानी कि यहाँ पर जो है 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड्स q², तो 2 डिवाइड्स q, है ना। यहाँ पर जो है 2 डिवाइड किसको कर रहा था? p² को, तो 2 डिवाइड्स p², तो 2 डिवाइड्स p। इसी तरह से यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऐसा था, और यहाँ पर अगर 2 q² को डिवाइड करे तो 2 q को डिवाइड कर रहा है। अब जरा देखिए इसका क्या मतलब है कि जो q है वो भी q के टेबल में आ रहा है, इसका फैक्टर एक 2 है, और जो p है उसका फैक्टर भी एक 2 है। लेकिन हमने जो माना था p/q आर को-प्राइम, हमने ये माना था कि p और q का कोई फैक्टर ही नहीं है, p और q का 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 निकल रहा फैक्टर, q भी 2 का मल्टीपल, ये बोल रहा है ना 2 डिवाइड्स q। अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि q के अंदर कोई 2 का मल्टीपल है, तभी डिवाइड कर पा रहा है ना। तो जी हाँ, तो यहीं पर आ गया थोड़ा सा, यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। क्या कि फ्रॉम द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हमने किया है या जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, जो हमने इस एल्गोरिदम को लगाया, यहाँ से हमें क्या पता लगा? वी गॉट टू नो
P and Q are not co-prime, लेकिन हमने ऐसा अज्यूम किया था ये co-prime है। यहां से आप बोलोगे कि what we had assumed were wrong, जो हमने अज्यूम किया था ना वही रॉन्ग था। हमने क्या अज्यूम किया था, यानी आप बोलोगे it contradicts that √2 is रैशनल। हमने ये अज्यूम किया था इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। √2 को हमने रैशनल अज्यूम कर लिया था, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप बोलोगे फिर therefore √2 is an irrational number, क्योंकि अगर एक नंबर रैशनल नहीं है तो पक्का इर्रेशनल नंबर ही होगा। इस तरह से आप प्रूफ करोगे किसी भी नंबर को कि वो वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो क्या है। वो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट 3 plus √2 is an irrational number। ये पूछा गया था आपसे 2020 में 3 मार्क्स के लिए। ओके, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, वही करना आपके अज्यूम 3 plus √2 is rational नंबर। ये रैशनल नंबर है तो आप लिखोगे 3 plus √2 is P/Q, where P and Q are co-prime। तो यहाँ से आप पाओगे कि जो √2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, P/Q -3, यहाँ से आ गया आपको √2 P-3Q अपॉन में। ठीक है, अब जरा देखिए क्या कह रहा है। हमें पहले ही पता है कि √2 is an irrational number, ये तो हमने प्रूव कर लिया पहले से। हमें पता है √2 is an irrational नंबर, ये बात हमें पहले से पता है। एक इर्रेशनल नंबर किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, SA/B को फॉर्मेट रही है ना, समथिंग अपॉन समथिंग। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि √2 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं P/Q के फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो अब लिखा हुआ है ये इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल कि एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बोल दोगे क्या, इट कॉन्ट्रडिक्ट दैट 3 plus √2 is a rational number। Hence आप लिख दोगे hence 3 plus √2 is an irrational number। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा होता है ये चैप्टर खत्म। हम आपके साथ जुड़ेंगे दोबारा और P/Q के साथ, जहां पर हम सिर्फ P/Q सॉल्व करवाएंगे आपको इस चैप्टर और इस 2 कॉन्सेप्ट के बेस पर। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।